मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। मौलानाओं की मौजूदगी में किया जाएगा और हमारी मौजूदगी है दूर कर रहे हैं ज्यादातर जो हैदराबाद। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। जनहित मतलब जनता के लिए, जनता का, जनता से जुड़ा हुआ टीवी शो। तो आइए शुरू करते हैं आज का जनहित और सबसे पहले आपको दिखाते हैं आज खबरों की मेन्यू में क्या क्या खास है। 1974 में पटना के जिस गांधी मैदान से संपूर्ण क्रांति हुई, आज उसी मैदान से बिहार में बीपीएससी अभ्यर्थियों ने सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ क्रांति मार्च शुरू किया, लेकिन छात्रों पर फिर से लाठियां बरसी, ठंड में पानी की बौछार कर दी गई। इस आंदोलन में विपक्ष की क्यों है दिलचस्पी और यह आंदोलन क्या नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ाएगा, आपको बताने वाले हैं। इसके बाद दिल्ली में वोटों की गिनती दिखाएंगे जो चुनाव से पहले ही शुरू हो गई है। अपने वोट जुड़वाने और दूसरे के वोट कटवाने की लड़ाई में बीजेपी और आम आदमी पार्टी खुलकर भिड़ रही हैं। लिस्ट में एक एक वोटर लेंस से ढूंढा जा रहा है, साजिश के सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। पूरी खबर रखेंगे। उधर विश्व हिंदू परिषद ने ऑफर दिया है कि अगर मुसलमान काशी मथुरा दे दें तो वो भी हिंदुओं को बाकी मंदिरों पर दावे से रोकेगा। एक मुस्लिम धर्मगुरु ने कह दिया एक ईंट भी नहीं देंगे। आज हम लेकिन इस खबर से आगे जाएंगे और जानेंगे क्या संघ परिवार अब संघ प्रमुख की भी नहीं सुन रहा। पूरी खबर क्या है बताने वाले हैं। इसके बाद हम पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के सम्मान पर सियासत का तीसरा दिन बताएंगे। आज पूर्व पीएम के अस्थियों का यमुना में विसर्जन किया गया। वहां बीजेपी नेता तो थे लेकिन कांग्रेस से कोई दिखा नहीं। बीजेपी ने पूछ लिया क्या एक दिन में ही सम्मान भूल गए। और आखिर में हम एक दर्दनाक तस्वीर रखेंगे आपके सामने। साउथ कोरिया में एक छोटे से परिंदे ने 179 लोगों की जान ले ली। इस पक्षी से टकराने के बाद प्लेन की सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई और रनवे पर फिसलकर प्लेन क्रैश हो गया। आज 3 प्लेन हादसे हुए हैं, उनका अपडेट भी देने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जनहित में खबरों के सिलसिले की शुरुआत सबसे पहले पटना से। मैंने आपको पहले ही बताया 18 मार्च 1974 को पटना से ही जेपी की संपूर्ण क्रांति शुरू हुई थी। इसलिए पटना में जब छात्र सड़क पर आते हैं उसे इग्नोर करना कठिन होता है। पटना की सड़कों पर आज बीपीएससी के अभ्यर्थियों पर फिर लाठीचार्ज हुआ है और ठंड में पानी की बौछार हुई। थोड़ी देर पहले पटना के डाक बंगले की तस्वीरें आपके सामने रखते हैं। बीपीएससी परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर छात्र सीएम हाउस तक मार्च निकाल रहे थे। बिना परमिशन सड़कों पर निकले तो एक बार फिर उनका सामना पुलिस से हो गया। पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो इसकी चपेट में छात्राएं भी आई। पुलिस ने उन्हें भी घसीटा। पटना में छात्रों और पुलिस के बीच से टकराव 2 हफ्ते से लगातार जारी है। पुलिस ने आंदोलनकारियों पर कोई रहम नहीं किया। उन्हें ढूंढ ढूंढ कर पीटा गया, सड़क पर घसीटा गया और ठंड में पानी की बौछार की गई। इतने में भी छात्र नहीं माने तो उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे छात्रों को हटाने में पुलिस ने अपना पूरा जोर लगा दिया था। जो छात्र अपनी जगह से नहीं हटे तो पुलिस ने उन्हें जमकर घसीटा। इसमें कुछ छात्रों के कपड़े तक फट गए। छात्र पुलिस के सामने हाथ जोड़ते रहे, पैर भी पड़ते देखे गए। इस लाठीचार्ज पर उनका गुस्सा कैसा था वो भी सुन लेते हैं। हमको बहुत मारा गया है, ये देख लीजिए कैसे बहुत मारा गया साहब। ऐसी निकम्मी सरकार हमें नहीं चाहिए। कड़ाके ठंड में वाटर कैनन का यूज किया गया। लाठी डंडों से हमें ऐसे कुत्तों की तरह भगाया गया जैसे हम लोग बहुत बड़ा उग्रवादी हैं। मेरे उंगली में डंडा लगा, उंगली मेरा सूज गया, टूट गया। ये मेरे पैर में मारा है, पैर सूज गया। ये अहिंसा और सत्य की लड़ाई है, जो हिंसा और असत्य से लड़ी जा रही है। आंदोलनकारी छात्रों पर लाठियां बरसाने वाली पुलिस भी कैमरे के सामने आई। पुलिस की ओर से क्या कहा गया सुनिए। लाठी चार्ज नहीं हुआ, बार बार अनुरोध किया गया कि आप जो है यहाँ से हट जाइए। बिना किसी डिमांड के, बिना ही अपने प्रतिनिधियों को हमारे समक्ष उनके द्वारा रखा गया। आपके द्वारा भी उस चीज को कवर किया गया। हम स्वयं जो है माइकिंग कर रहे थे। हमने बार बार उनको बोला कि आपके प्रतिनिधि हमारे समक्ष नहीं आ रहे हैं और जो भी इन लोगों को यहाँ तक मार्च करवाने के लिए लेकर आए थे वो इनका जो है छोड़ चुके हैं। उनको यहाँ छोड़कर वो निकले यहाँ से। उसके बाद भी हमने बोला
कि आप जो है आपकी जो भी मांगे हैं वो हमारे समक्ष रखिए। उनको समझा रहे थे, आखिरी में जो है मजबूर होकर हम लोगों के द्वारा वाटर कैनन का यूज किया गया। आज के आंदोलन में छात्रों के साथ जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर भी चल रहे थे। दोपहर में वो आंदोलनकारी छात्रों को ज्यादा भीड़ लाने को कह रहे थे, लेकिन शाम को संयम बरतने की बात कहने लगे। आरोप तो यहां तक लगी कि जब लाठियां पड़ी तो प्रशांत वहां पर नहीं थे। मैं विद्यार्थियों से आग्रह यही करूंगा कि यहाँ पर कोई भी कार्रवाई ऐसी न करे जो लॉ के अनुरूप न हो, और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आपने जो मेहनत करी है उसके अनुसार आप वापस जाइए। आपके प्रतिनिधि मंडल को मिलकर आने दीजिए, क्या सरकार का रवैया है उसको देखा जाए, उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। आज दिन भर प्रशांत किशोर छात्रों के साथ थे। पटना में छात्रों के आंदोलन का आज 12वां दिन था। छात्रों का आरोप है कि बिहार में बीपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी हुई, उसे रद्द किया जाए। इसी मांग के इर्द गिर्द हो रहे आंदोलन में अब तक कई बार छात्र पुलिस की लाठी खा चुके हैं। बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होंगे, उसके पहले छात्रों के इस आंदोलन पर राजनीति भी भरपूर हो रही है। बीपीएससी साफ कह चुका है कि एक सेंटर पर शक के आधार पर वो पूरी परीक्षा रद्द करके दोबारा परीक्षा नहीं कराएगा, लेकिन छात्र अड़े हुए हैं और बिहार की विपक्षी पार्टियां उनकी हिम्मत को हवा दे रही हैं। इसमें बिहार में नीतीश विरोधी चुनावी माहौल बनाने की भी कोशिश है। बिहार की राजधानी पटना में 12 दिन से बीपीएससी परीक्षा को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर एक बार फिर पटना पुलिस ने लाठियां बरसा दी। लाठीचार्ज की नौबत तब आई जब बीपीएससी परीक्षा को रद्द करवाने की मांग कर रहे अभ्यर्थी पहले तो परमिशन न होने के बावजूद गांधी मैदान में जुट गए। पूरी दोपहर गांधी मैदान में नेताओं का आना जाना लगा रहा, लेकिन शाम होते होते जैसे ही सियासी चहलकदमी खत्म हुई तो अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री आवास की ओर मार्च करना शुरू कर दिया। पुलिस ने परमिशन का हवाला देकर अभ्यर्थियों को रोका, लेकिन अभ्यर्थी मार्च निकालने पर अड़े रहे तो उन पर लाठियां बरसनी शुरू हो गई। तस्वीर है गांधी मैदान से आगे की, जहां छात्रों को रोकने की पहली कोशिश जो हुई वो सफल नहीं हो पाई प्रशासन की तरफ से, और इस वक्त यहां पर छात्र हैं जो हंगामा कर रहे हैं और इनकी कोशिश है कि आगे बढ़ सके। 4 दिन में ये बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज की दूसरी घटना है। वहीं बीपीएससी परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों के प्रदर्शन में अब तक राजनीतिक चेहरों की चहलकदमी भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि अगले साल बिहार में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में हर पार्टी अपने आप को नौजवानों के साथ खड़ा दिखाना चाहती है। आज बिना परमिशन के जमा हुए छात्रों से मिलने जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर पहुँचे और छात्रों को भीड़ बढ़ाने का ज्ञान दिया। सिर्फ 4-5 हजार बच्चे क्यों आए हैं? जब 5 लाख आदमी खड़ा होंगे तब सरकार आपकी बात सुनेगी। 2000 आदमी आने से नहीं होगा। प्रशांत की अघोषित सभा में कुछ पीली तख्तियां भी दिखी, जिसमें बिहार में ईमानदार सरकार लाने का दंभ भरा जा रहा था। लाइनें ऐसी थी जो प्रशांत के पॉलिटिकल एजेंडे पर बिल्कुल फिट बैठ रही थी। अभी क्या हालात हैं? पटना से निधिश्री हमारी संवाददाता सीधे जुड़ चुकी हैं, उनका रुख करेंगे। निधिश्री, अभी छात्र कहां पर हैं? उनके ऊपर लाठियां भाजी गई, उनकी मांग भी नहीं मानी जा रही, क्या स्थिति है अभी, क्या खबर? चित्रा, सबसे पहले तो मैं चूंकि ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूँ, इस वक्त की तस्वीर दिखा दूं। यहाँ थोड़ी देर पहले तकरीबन 8 बजे वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ है, जिसके बाद छात्रों को खदेड़ कर यहाँ से भगा दिया गया है। 2 वाटर कैनन यहाँ इस्तेमाल किया गया और ये टूटे बिखरे चप्पल इस बात की गवाही दे रहे हैं कि किस तरह छात्रों को जब खदेड़ा गया तो जैसे तैसे छात्र यहाँ से निकलकर भागे, क्योंकि ठंड है। पोस्टर्स भी आप देख सकती हैं, जो फटे हुए पोस्टर्स हैं जो छात्र लेकर यहाँ पहुँचे थे गांधी मैदान से, वो आपको बिखरे हुए सड़क पर नजर आ रहे होंगे। और इस वक्त की तस्वीर ये है कि यहाँ से छात्र निकल गए हैं और गर्दनी भाग गए हैं कुछ छात्र, लेकिन कुछ छात्रों को लेकर के पुलिस को संदेह है कि वो फिर से आ सकते हैं और इसी वजह से प्रशासन यहाँ अभी भी मुस्तैद नजर आ रहा है। और उसकी तस्वीर यहाँ हम अपने सहयोगी शैलेश के कैमरे से दिखाना चाहेंगे। और यहाँ बड़ी संख्या में जो थोड़ी देर पहले तक पुलिस प्रशासन थी यहाँ पर, अभी इस वक्त पुलिस जो है वो नजर नहीं आ रही है। कुछ पुलिसकर्मी आपको नजर आ रहे होंगे यहाँ पर जो बैठे हुए हैं, और चूंकि इनके लिए आज के दिन सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि
किस तरीके से बिना बल का इस्तेमाल किए छात्रों को हटाया जाए, लेकिन वो नहीं हो पाया। छात्रों पर पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से 3-3 बार आज लाठीचार्ज किया गया है और ये 4 दिन के भीतर दूसरी घटना है जब छात्रों पर बेरहमी से लाठीचार्ज करती है पुलिस। और उसके बाद भी छात्र अगर मानने को तैयार नहीं होते हैं तो उसके बाद पुलिस वाटर कैनन का इस्तेमाल करती है। अगले दिन यानी कल के लिए भी पुलिस को लग रहा है कि ये बड़ी संख्या में छात्र एक बार फिर से आएंगे और इस वजह से यहाँ पर ये आंदोलन अभी शांत नहीं हुआ है। ये कह सकते हैं छात्र भले अभी धरने वाली जगह पर चले गए हों, लेकिन और उग्र देखने को मिल सकता है, क्योंकि लगातार छात्र इसी बात को लेकर के नाराज है सरकार से कि लाठीचार्ज कैसे हो सकता है, और आज फिर वही हुआ है। जी बहुत धन्यवाद आपका। आगे भी जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे। तो लाठीचार्ज को लेकर छात्रों में गुस्सा है, अब आगे वो अपने आंदोलन को किस तरह से बढ़ाएंगे, इस पर लगातार एबीपी न्यूज की नजर बनी रहेगी। अब आते हैं राजधानी दिल्ली पर, जहां बिहार से पहले चुनाव होने हैं। दिल्ली में वोटों की गिनती तो वोटिंग के बाद होगी, जब तारीखें सामने आएंगी उसके बाद स्पष्ट होगा। लेकिन बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर वोटों की हेराफेरी का आरोप लगाकर मैदान में उतर गई हैं और एक एक वोट बारीकी से जांच की जा रही है। लिस्ट में कितने घुसपैठिए वोटर हैं और कितने दूसरे, इनके सबूत भी जुटाए जा रहे हैं। नई दिल्ली विधानसभा का इनका ऑपरेशन लोटस 15 दिसंबर से चालू हुआ है। आखिर एक 50 साल का महिला या 50 साल का पुरुष दिल्ली में अचानक कैसे पैदा हो गया, कौन लेकर आया इसे, क्या इसकी बैकग्राउंड है। पूरे दिल्ली में इन्होंने एक अभियान चला दिया नाम कटवाने। हर सूरत में उन वोटों को कटवाएंगे, किसी भी सूरत के अंदर किसी घुसपैठिए की वोट दिल्ली में नहीं डलने देंगे। चुनाव में एक एक वोट की वैल्यू क्या होती है, ये देखना और समझना है तो दिल्ली चले आइए। ये वोटिंग के दिन बूथ मैनेजमेंट की नहीं, बल्कि वोटिंग से बहुत पहले वोटर लिस्ट की जंग है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और आप दिल्ली की वोटर लिस्ट आंखें गड़ाकर चेक कर रहे हैं। बीजेपी का मिशन है कि चुनाव में एक भी अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या का नाम गलती से वोटर लिस्ट में न आने पाए, इसलिए हर गली घूम रही है। हर वोटर लिस्ट पकड़कर बारीकी से एक एक नाम चेक कर रही है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी उसके लीगल वोटरों की भी नाम कटवा रही है। यही दोनों पार्टियों के बीच की जंग है, जिसमें सुबह से शाम दोनों आमने सामने हैं। आम आदमी पार्टी पूछ रही है दिल्ली में वोटरों के नाम कौन कटवा रहा है, जबकि बीजेपी आपसे पूछ रही है कि चुनाव से पहले वोटर बढ़ कैसे जा रहे हैं। 15 दिन में 5000 वोटर्स के नाम डिलीट करने के लिए इन्होंने एप्लीकेशन डाली है। इन लोगों ने, कौन है ये लोग, क्यों मास डिलीशन के लिए डाल रहे हैं ये लोग? कहां से आए ये 14 लाख लोग, कौन लाया इनको? कोई जवाब नहीं है। जो लोग दिल्ली के निवासी नहीं है उनके वोट क्यों बनना? रविवार को इसी मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल सामने आए और दावा किया कि दिल्ली में बीजेपी पुराने वोट कटवाकर नए वोट जुड़वा रही है। और अब केजरीवाल ने अपने विधानसभा क्षेत्र नई दिल्ली में भी बीजेपी पर वोटर काटने वाली साजिश रचने का आरोप लगाया है। अब बीजेपी बेईमानी से चुनाव लड़के किसी भी तरह से जीतना चाहती है। शादरा में 11,008 वोट काटने के लिए एप्लीकेशन दी। नई दिल्ली विधानसभा का इनका ऑपरेशन लोटस 15 दिसंबर से चालू हुआ है। 15 दिसंबर से आज तक लगभग 5000 एप्लीकेशन डिलीशन की डाली है और लगभग 7,500 एप्लीकेशन इन्होंने एडिशन की डाली है। लेकिन बीजेपी का आरोप है कि वो जिन वोटरों के नाम हटवाना चाहती है वो दिल्ली में रहने वाले अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या है। बीजेपी ने आंकड़ों के जरिए दावा किया है कि हर चुनाव से पहले दिल्ली में वोटरों की संख्या बढ़ जाती है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इसी दावे से जुड़े आंकड़े पेश किए, जिसके मुताबिक 2014 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली में 1 करोड़ 14 लाख वोटर थे, जो 2015 में दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले बढ़कर 1 करोड़ 33 लाख हो गए। 2019 लोकसभा चुनाव में दिल्ली के मतदाताओं की संख्या 1 करोड़ 39 लाख थी, लेकिन 2020 में विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली में फिर से वोटरों की संख्या बढ़कर 1 करोड़ 48 लाख हो गई। इसी तरह 2024 लोकसभा चुनाव में दिल्ली में कुल 1 करोड़ 53 लाख वोटर थे। बीजेपी का कहना है कि फर्जी दस्तावेजों के जरिए घुसपैठियों के नाम दिल्ली की वोटर लिस्ट में डलवाकर आम आदमी पार्टी मतदाताओं की संख्या बढ़ा रही है। ये 4 अभियुक्त पकड़े गए हैं: मोहम्मद जमील आलम, किशनिक, मोहम्मद नईम,
शबाना खातून, ये एफआईआर दर्ज कराई है इलेक्शन कमीशन, दिल्ली के इलेक्शन कमीशन ने। चारों अभियुक्त पकड़े गए हैं। नकली दस्तावेज, नकली आधार कार्ड, नकली बर्थ सर्टिफिकेट ये सबमिट कराकर लोगों के वोट बनाने का काम जोरों पे चल रहा है। अरविंद केजरीवाल, ये है तुम्हारी साजिश। लेकिन वोटर लिस्ट में फर्जी नामों वाले जो सबूत बीजेपी ने पेश किए, उसे घुसपैठियों की बजाय पूर्वांचलियों से जोड़ते हुए आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि बीजेपी बरसों से दिल्ली में रह रहे पूरबिया वोटर के नाम हटवा रही है। राम सिंह जी का नाम पड़ा था, राम जी का नाम पड़ा था, छोटेलाल वर्मा का नाम पड़ा था। क्या ये लोग रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं, बिहार का रहने वाला, यूपी का रहने वाला? हम अपने ही देश में रोहिंग्या हो गए। पूरे दिल्ली में इन्होंने एक अभियान चला दिया नाम कटवाने का। हालांकि बीजेपी की ओर से वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर पेश किए जा रहे सबूतों पर आम आदमी पार्टी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, जिसमें बीजेपी ने दिल्ली में फर्जी तरीके से वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने को लेकर सीधे अरविंद केजरीवाल पर साजिश के आरोप लगाए हैं। क्या वाकई दिल्ली में बड़ी तादाद में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए वोटर बन चुके हैं? दिल्ली में क्या वाकई वोटर बढ़ाने का कोई खेल हुआ है या हो रहा है? ये जानने के लिए एबीपी न्यूज ने ग्राउंड जीरो पर जाकर पड़ताल की। इस रिपोर्ट में देखिए कि क्या क्या सच सामने आया है। क्या दिल्ली में चुनाव से पहले मतदाता सूची में फर्जी वोटर जोड़ दिए गए? क्या बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को दिल्ली का वोटर बना दिया गया? कौन है ये लोग जो दिल्ली में चुनाव होने पर वोट डालकर गायब हो जाते हैं? दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर दिल्ली के कई इलाकों में फर्जी वोटरों के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के आरोप लगाए। अपने उन्हीं आरोपों को सच बताते हुए बीजेपी ने फर्जी नामों वाली जो वोटर लिस्ट पेश की, उनमें से एक घर का पता तुगलकाबाद के तेहखंड इलाके का है। 110 जो आप यहाँ पर पता देख पाएंगे, यहाँ पर इस पते पर 60 वोट के करीब जो है वो फर्जी हैं। मकान नंबर 110 आपको यहाँ पर नजर आएगा, लिखा हुआ तेहखंड, न्यू दिल्ली। तेहखंड गांव का ये मकान नंबर 110 निरंजन चौधरी का है। मकान में कुल 6 लोग रहते हैं, लेकिन उन्हें जानकारी ही नहीं थी कि उनके पते पर 60 फर्जी वोटरों के नाम दर्ज हो चुके हैं और 60 वोटर मुस्लिम समाज से हैं। किसी को आप जानते हैं? मैं इनमें से किसी को भी नहीं जानता। क्या ये वोट फर्जी हैं? बिल्कुल फर्जी होंगे, जब मैं नहीं जानता तो इनको। मेरे एड्रेस पे बनी हुई है, बिना मेरे जानकारी के बनी हुई है, तो मैं तो इनको नहीं जानता। इसको लेकर आपने कहीं शिकायत की, कुछ कंप्लेंट की? बिल्कुल की थी जी, मैंने डीएम ऑफिस कंप्लेंट की थी। तुगलकाबाद के तेहखंड इलाके के मकान नंबर 168 के पते पर भी बीजेपी ने फर्जी वोटरों के रजिस्ट्रेशन का आरोप लगाया था। पड़ताल में सामने आया कि इस पते पर भी 60 फर्जी वोटरों के नाम दर्ज हैं, जबकि घर में सिर्फ 5 लोग रहते हैं। उसके मकान में सिर्फ वो 5 लोग हैं, 2 भाई हैं, मम्मी और दोनों भाई की अपनी वाइफ। 5 लोगों के अलावा इस पते पर 60 वोटों का फर्जीवाड़ा जो सामने आया निकल के। तुगलकाबाद विधानसभा में पड़ने वाले तेहखंड के मकान नंबर 155 में भी वोटर लिस्ट में कई फर्जी नाम सामने आए। कितने वोट जो है वो फर्जी हैं और इसकी शिकायत आप कर चुके हैं इसकी? हमारे एड्रेस में तीन फर्जी वोट मिले अभी तक तो हमें। अब बाकी हम पता कर रहे हैं। कल BLO आए थे तो उसके थ्रू पता लगा कि हमारे एड्रेस पे ये 3 नाम है, ये है, और उसमें हम खाली 7 लोग रहते हैं, 8 लोग। एक और मकान नंबर 177 के मालिक ने एबीपी न्यूज से बात में बताया कि उनके पते पर भी 60 से 70 फर्जी वोटर के नाम दर्ज हैं, जबकि उन्होंने कभी भी किसी को किराए पर अपना घर दिया ही नहीं। मकान नंबर पे 60-70 वोट, मुझे पता ही नहीं है कि मेरे मकान नंबर पर 60-70 वोट बन चुकी हैं जो कल काटवाई गई हैं। कुल वोट है आपको इसमें फर्जी नजर आ रहे हैं? ये सारे फर्जी है जी, यहाँ पे कोई नहीं रहता। हालांकि अब अपने पतों पर फर्जी वोटरों के नामों की जानकारी मिलने के बाद इन मकान मालिकों ने चुनाव आयोग से शिकायत करके फर्जी नामों को वोटर लिस्ट से हटवाना शुरू कर दिया है, क्योंकि चुनाव आयोग की ओर से संपर्क करने के बावजूद कोई भी सामने आने को तैयार नहीं है। और अब बात पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद उनके सम्मान को लेकर शुरू हुई सियासत की। अफसोस से कहना पड़ेगा कि मनमोहन सिंह को गए आज तीसरा दिन ही हुआ।
पर सियासत लगातार जारी है। आज पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अस्थियों को यमुना में विसर्जित किया गया। दिल्ली के मजनू का टीला के गुरुद्वारे में आज पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के परिवार के सदस्य उनकी अस्थियां लेकर पहुंचे। शोक सभा में मनमोहन सिंह की पत्नी गुरशरण कौर के साथ उनके परिवार के कई सदस्य मौजूद रहे। इसके बाद परिवार वालों ने मनमोहन सिंह की अस्थियों को यमुना में प्रवाहित कर दिया। बीजेपी की ओर से आरोप लगाया गया कि इस मौके पर कांग्रेस पार्टी का कोई बड़ा नेता तो दूर, कोई छोटा नेता तक मौजूद नहीं था, ना ही शोक सभा में और ना ही यमुना में अस्थि विसर्जन के दौरान। बीजेपी ने सवाल उठा दिए कि जो कांग्रेस कल तक मनमोहन सिंह के सम्मान के नाम पर सियासत कर रही थी, वो एक ही दिन में उनको भूल गई। बीजेपी आईटी सेल के अध्यक्ष अमित मालवीय ने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करते हुए सोशल मीडिया एक्स पर मनमोहन सिंह के अस्थि विसर्जन के दौरान की कुछ तस्वीरें पोस्ट करते हुए लिखा, यह बहुत ही दुखद है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के अस्थि विसर्जन के दौरान कांग्रेस और गांधी परिवार का कोई भी सदस्य मौजूद नहीं था। मीडिया का ध्यान आकर्षित करने और राजनीतिकरण करने के लिए कांग्रेस मौजूद रही, लेकिन जब उन्हें सम्मान देने की बात आई तो वो अनुपस्थित थे। सचमुच शर्मनाक। अमित मालवीय की ओर से यह ट्वीट किया गया। उधर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी और दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता ने भी इसे लेकर कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। उनकी एशेस को इमर्स करने का समय आया आज, तो पहुंचे नहीं, तो मैं क्या फोटो आपके लिए पहुंच जाता हूं। डॉक्टर साहब के परिवार के बैठने के लिए नहीं थे। अरे मैंने गुरशरण जी को, उनकी 3 बेटियों को बैठा देखा फ्रंट रो में, और कई और लोग बैठे थे, मैं तो पहचानता नहीं हूं। इसे क्या बात है करनी। ये बहुत दुख की घड़ी है परिवार के लिए, हम सब के लिए, लेकिन ये सच्चाई है कि आज वाकई वहाँ पे कांग्रेस की तरफ से कोई भी नहीं था। परिवार, गांधी परिवार की तरफ से तो चलो किसी ने क्या होना था, लेकिन कल से जिस तरह का प्रचार किया जा रहा है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के क्रिमेशन को लेके, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी कोई कांग्रेस के प्रधानमंत्री नहीं थे या उनकी कोई विरासत नहीं थी, वो देश की विरासत। इस पर कांग्रेस पार्टी की ओर से भी जवाब दिया गया है। राशिद अलवी ने क्या कहा है वो भी सुनिए। हरदीप पुरी जी वहां खुद गए थे, और अगर वो खुद नहीं गए थे तो किसी दूसरे पर उंगली उठाने का उन्हें कोई हक नहीं। डॉक्टर मनमोहन सिंह कांग्रेस के प्रधानमंत्री नहीं थे, देश के प्रधानमंत्री थे, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी मौजूदा सरकार की थी कि भारत सरकार का कोई नुमाइंदा वहां होना चाहिए था, वहां पे मंत्री होने चाहिए थे। सिर्फ बयान देने से सम्मान पैदा नहीं होता है। आगे बढ़ते हुए कुछ और बड़ी खबरों पर हम नजर डालेंगे। आप इतने साल से मंदिर मस्जिद विवाद की, हिंदुत्व की और संघ बीजेपी की खबरें देख रहे हैं। आपने कई न्यूज देखी होंगी कि फला बात पर आरएसएस बीजेपी में दूरी बढ़ गई। इस मुद्दे पर संघ बीजेपी में मतभेद है। फला बात पर संघ बीजेपी और उसकी सरकार से नाराज हो गई। संघ कह रहा है मगर सरकार या बीजेपी सुनने को तैयार नहीं है। इस तरह की खबरें कई बार चली भी, लेकिन संघ अपने सर संघ चालक की ही नहीं सुन रहा। संघ ने संघ प्रमुख की बातें ही क्या सिरे से खारिज कर दी हैं, या फिर संघ के अंदर ही 2 संघ बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसी खबरें दरअसल पब्लिक डोमेन में ना बाहर आई ना ही सुनाई दी, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े और सबसे अनुशासित संगठन आरएसएस को लेकर सुगबुगाहटें इस बात को लेकर बढ़ गई हैं। यह हम नहीं कर रहे, बल्कि देश में मंदिर मस्जिद विवाद पर पिछले 10 दिनों के घटनाक्रम से ये सवाल उठ खड़े हुए हैं। 19 दिसंबर को संघ प्रमुख मोहन भागवत ने देश में टेंपल रन बंद करने की जो सलाह दी, उस पर एक बार फिर संघ के ही एक संगठन ने कंडीशन लगा दी है। उसमें इफ एंड बट लगा दिए हैं विश्व हिंदू परिषद के ताजा बयान ने, जिसके सीधे सीधे मायने निकलते हैं कि सॉरी मोहन भागवत जी, ये टेंपल रन हाल फिलहाल तो नहीं रोका जा सकता। संघ प्रमुख की बात को संघ की कोख से जन्मा एक संगठन नकार दे, संघ का मुखपत्र संघ प्रमुख से ही असहमति जता दे, ये कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। उन्नीस के वर्शिप एक्ट की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में मस्जिदों दरगाहों को खोदने पर तो रोक लगा दी, लेकिन ये रोक मंदिर खोजने पर नहीं थी, तो खोज जारी है। पूरा देश उधेड़-बुन में लगा है कि हर जगह मंदिर खोजने का ये जुनून सुप्रीम कोर्ट भी रोक पाएगा या नहीं। कि इसी बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान आया। बयान था, हर जगह मंदिर क्यों ढूंढ रहे हो? क्या हिंदुओं का बड़ा नेता बनने के लिए रुकते क्यों नहीं? चलो राम मंदिर झालं पाहिजे, ते होत आहे,
हिंदूंची श्रद्धास्थान हिंदूंना वाटतं, परंतु असं केलं म्हणजे हिंदूमध्ये नेता होता येतं म्हणून, किंवा अतिरेकी भूतकाळाच्या ओझ्याच्या परिणामामुळे अतिरेकी तिरस्कार, द्वेष, शत्रुता, संशय याच्या पोटी रोज एक नवीन प्रकरण काढणे हे कसं चालेल, हे नाही चालणार। ये बयान देश के मुसलमानों में उम्मीद की तरंग वाला था। विचारों की धारा ही उलट गई। सारा विपक्ष संघ प्रमुख के पीछे खड़ा हो गया। भागवत के वेलकम की होड़ मच गई। मोहन भागवत जी को ये जो रचनात्मक सलाह है, उनकी अवमानना करने की कोशिश करते हैं, सलाह उनको देनी चाहिए। भागवत जी का बयान सही है जो उन्होंने कहा है कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर न खोजें। पहली बार मैं उनकी स्टेटमेंट से इत्तेफाक रखती हूँ। चलिए देर आए दुरुस्त आए। लेकिन भागवत की सलाह से हिंदू पक्ष सन्न रह गया। वो गुस्से में ये कहते हुए आया कि भागवत कौन होते हैं तय करने वाले कि हिंदू कितने मंदिर वापस मांगे और कितने नहीं। उनका बयान अदूरदर्शी है। वो हमारे शासक नहीं है, संघ हमारा शासक नहीं, हम उसके शासक हो सकते हैं। दोनों पक्षों को देखा जाए, हमारा ये मानना है कि जितने भी हमारे बड़े बड़े मंदिर है, जो बड़े बड़े मठ है, जिनको मस्जिद बनाई गई है, उनको जो है मुक्त करके उनको दोबारा मंदिर बनाया जाए। लेकिन संघ की चिंता शायद धर्माचार्यों के बयान नहीं बल्कि विश्व हिंदू परिषद का बयान है। ये बयान संघ प्रमुख की सलाह ठुकराने जैसा है। वीएचपी ने सीधे सीधे नहीं बल्कि शर्तें लगाकर भागवत की सलाह किनारे कर दी है। वीएचपी के संयुक्त महासचिव सुरेंद्र जैन का एबीपी न्यूज को दिया बयान सुने। उसके बाद हम इसे डिकोड करेंगे कि संघ प्रमुख को कैसे संघ के ही संगठन ने ना कह दिया है। ये 2 स्थान आगे बढ़ते हैं तो हम समाज के लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे कि भाई अब हो गया, हमने 3 स्थान मांगे थे, पूरे देश के संतों ने मांगे थे, और अब ये आराम से दे रहे हैं ना, देना आराम से पड़ेगा। यदि लड़के लिए अयोध्या की तरह, फिर ये हमारा प्रपोजल समाप्त हो जाएगा। ये गोल्डन ऑफर है, आज भी मुस्लिम समाज को मान लेना चाहिए। वीएचपी ने संघ प्रमुख भागवत को यस नहीं कहा है, लेकिन जो शर्त रखी उससे जवाब नो के ही जैसा है। वीएचपी ने सीधे सीधे शर्त रख दी है कि अगर मुसलमान खुद काशी और मथुरा हिंदुओं को दे दें, उस पर दाव छोड़ दें, तभी वो हिंदुओं को नए नए मंदिर की खोज से रोक सकता है। मैं एश्योरेंस दे दूं, मैंने तो दी थी 1984 में और पूरे देश ने दी थी। वो ऑफर उसके साथ खत्म हो गई, फिर भी हम उस ऑफर को रिन्यू कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि ये बात माननीय मोहन जी ने भी कही, भागवत जी ने भी कही ये बात कि भाई अब हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग मत ढूंढिए। हम नहीं ढूंढ रहे भाई, अब तो मिल रहे हैं अपने आप, संभल में अपने आप ही मिल रहे हैं और मिलेंगे ही। सत्य वही है जो चीख चीख कर बोले, लेकिन थोड़ी समझ मुस्लिम नेताओं को दिखानी पड़ेगी। हमने सौहार्द के लिए भारत का विभाजन मंजूर किया। अरे भाई इतना तो करो, और ये देने तो पड़ेंगे, इनको भी मालूम है कानूनन। क्या वीएचपी के कहे का अर्थ ये नहीं कि काशी मथुरा नहीं मिली तो मंदिरों की खोज भी नहीं रुकेगी? क्या कहे का ये अर्थ नहीं है कि भागवत की बात मानना असंभव है? संघ में रहकर संघ प्रमुख से असहमति का ये दूसरा उदाहरण है। संघ प्रमुख से पहली असहमति उनकी सलाह के बाद संघ के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने ही जता दी थी। 26 दिसंबर को संघ के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने संभल मस्जिद विवाद पर कवर स्टोरी पब्लिश की। उसमें लिखा, भारत के मुस्लिम समुदाय के लिए ये जरूरी है कि वो आक्रांताओं द्वारा हिंदुओं के साथ ऐतिहासिक अन्याय को स्वीकार करे। सोमनाथ से संभल तक सच जानने की ये लड़ाई धार्मिक श्रेष्ठता के बारे में नहीं बल्कि हमारी राष्ट्रीय पहचान को साबित करने के बारे में है। जिन धार्मिक स्थल पर आक्रमण किया गया या उन्हें ध्वस्त किया गया, उनकी सच्चाई जानना सभ्यतागत न्याय हासिल करने जैसा है। सभ्यतागत न्याय के लिए सभी समुदायों के बीच शांति और सौहार्द का प्रचार करने के लिए इतिहास की समझ होना जरूरी है। हालांकि 2 दिन पहले ऑर्गेनाइजर ने इस पर सफाई दी, कहा कि इस लेख का संघ प्रमुख की सलाह से संबंध नहीं है। The editorial of the organizer is written in the context of the Sambal ground report on December 18th. The speech delivered by Pujaniya Saraswatacharya ji in Marathi was on December 19th. ऑर्गेनाइजर ने ये तो साफ किया कि उसके लेख का संघ प्रमुख की सलाह से संबंध नहीं है, लेकिन ये स्पष्ट नहीं किया कि दोनों में से संघ का मुख्य विचार किसे माना जाए।
थोड़ी देर के लिए मान भी लें कि संघ वर्सेस सर संघ चालक जैसा कुछ नहीं, तब भी आगे का बड़ा सवाल है कि मंदिरों की खोज पर ब्रेक कैसे लगेगा। मुसलमान अपने मन से काशी मथुरा देंगे नहीं तो मतलब वीएचपी भी मंदिरों की खोज न रोकेगा न रुकवाएगा। तो फिर ऐसे में संघ प्रमुख की 19 दिसंबर की सलाह का मतलब क्या रह गया? अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। 90 के दशक में पूरे देश में इस नारे के साथ हिंदुत्व का एक ज्वार उठा था। बीजेपी ने राम नाम को तारनहार मानकर एजेंडे में रखा और आगे बढ़ती गई। राम मंदिर का संघर्ष इस साल जनवरी को इसके उद्घाटन से पूरा भी हो गया, लेकिन इसके पहले काशी मथुरा के मुकदमे भी अदालतों में जोर पकड़ने लगे। बीजेपी नेताओं की एक उग्र धारा इन मुद्दों पर खुलकर बोलती है, लेकिन पार्टी अपनी लाइन पर कायम है कि काशी और मथुरा के मुद्दे अदालती रास्ते से ही हल होंगे। और इसके बाद हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने का जो मिशन तेज हुआ, एक के बाद एक मस्जिदों पर उंगली रखी जाने लगी। बीजेपी ऑफिशियली इसमें भी नहीं है। अब संघ प्रमुख मोहन भागवत की सलाह के बाद वीएचपी ने पुराना ऑफर रीओपन किया है कि मुस्लिम काशी मथुरा छोड़ दें तो हिंदू भी मंदिरों की खोज रोक सकते हैं। अब भी मार्ग है, अयोध्या काशी हमारे हवाले कर दो। ये जो जगह जगह हिंदू समाज सर्वे की मांग कर रहा है, रुक सकता है यदि 2 कदम आगे बढ़ो। मथुरा काशी हमारे हवाले करो। लेकिन इधर वीएचपी ने ऑफर किया, उधर मुस्लिम पक्ष से जवाब भी आ गया कि अयोध्या से आगे नहीं बढ़ने देंगे। काशी और मथुरा से अब एक ईंट कोई हटा नहीं सकता है, इसलिए कि वर्शिप एक्ट 1991 जिस तरीके से है उसका पालन होना चाहिए पूरी तरीके से, जो देश की सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है और पूरी दुनिया ये बात कह रही है। और काशी और मथुरा क्या, अब कोई मस्जिद किसी को नहीं दी जाएगी। बीएचपी ने नए दावों को रोकने पर सिर्फ कोशिश की बात की है। अदालतों में लड़ रहा हिंदू पक्ष तो काशी मथुरा वाले समझौते के पक्ष में भी नहीं है, वो हर मंदिर चाहता है। और वो हिंदू अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं जो क्या इसको समझौता करने तैयार है। किसी 1 इंच का एक मंदिर का समझौता नहीं हो सकता। किसी के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई नहीं समझा सकता मुझे। लोगों को समझाने वाला ये सोच सकता है मैं उसकी बात मान जाऊंगा। ये हमारा कमिटमेंट है, ये हमारा संकल्प है और ईश्वर के नाम पर ये जो संकल्प होता है वो समझौते से टूटता नहीं है। इन 3 बयानों में आपने तीनों पक्ष देख लिए। एक जो सिर्फ काशी मथुरा मांग रहा है, दूसरा पक्ष जो 1 ईंट देने को तैयार नहीं, और तीसरा पक्ष जो काशी मथुरा से भी संतुष्ट नहीं है। उसकी लिस्ट में संभल, अलीगढ़, बदायूं, जौनपुर, अजमेर से लेकर दिल्ली की कुतुब मीनार तक है। बड़ा सवाल है कि जब कोई नहीं झुकेगा तो फिर समझौता कैसे होगा? संघ प्रमुख की क्या कोई सुनेगा? राम मंदिर पर फैसले के बाद संघ प्रमुख का पहला बयान था नवंबर 2019। अब आंदोलन संघ का विषय नहीं है, हमारा काम मनुष्य निर्माण है, हम उसी में लगेंगे। जून 2022 में मोहन भागवत ने कहा, हमें हर रोज एक मस्जिद के नीचे शिवलिंग क्यों देखना है। इसके बाद ताजा बयान दिया कि हर दिन एक नया मामला उठाने की इजाजत कैसे दी जा सकती है। बहरहाल विवाद के बीच देश को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का बेसब्री से इंतजार है, जहां सरकार को प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 पर अपना पक्ष बताना है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इसके लिए 4 हफ्ते का वक्त दिया था। यहाँ एक जानकारी आपको राम मंदिर पर दे दें। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम 6 महीने में यानी सितंबर 2025 तक पूरा हो जाएगा। ये जानकारी राम जन्मभूमि न्यास ने दी है। इसी 11 जनवरी को रामलला के विग्रह की, आपको बताते चले कि जो कार्यक्रम शुरू हुआ था उसको तकरीबन 1 साल पूरे हो जाएंगे और 22 जनवरी को रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के भी 1 साल पूरे होंगे। उस दिन मंदिर में 6 लाख बार श्री राम मंत्र का जाप किया जाएगा। और अब बात महाकुंभ के निमंत्रण की करेंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन था। आज योगी आदित्यनाथ राष्ट्रपति भवन जाकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को प्रयागराज महाकुंभ में आने का उन्होंने निमंत्रण दिया। प्रयागराज महाकुंभ के लिए इस बार बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई हैं। मुख्यमंत्री योगी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मुलाकात करके उन्हें महाकुंभ में आने का निमंत्रण दिया है। प्रयागराज महाकुंभ की शुरुआत 13 जनवरी से हो रही है। आस्था का ये सबसे बड़ा मेला 26 फरवरी तक चलेगा।
कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री मोदी ने भी प्रयागराज जाकर कुंभ कलश स्थापित किया था और वहां की तैयारियों का जायजा लिया था। आज ही पीएम मोदी ने मन की बात के 117वें एपिसोड में देश के लोगों से महाकुंभ में जाने को कहा है। प्रधानमंत्री ने महाकुंभ के जरिए एकता का संदेश भी दिया। एक बार उन तस्वीरों को देखें कि मुख्यमंत्री योगी ने किन किन लोगों को महाकुंभ का निमंत्रण दिया है। लेकिन महाकुंभ के खर्चों पर सवाल उठा रही समाजवादी पार्टी ने योगी के इस निमंत्रण दौरे पर भी निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने कहा है कि कुंभ का निमंत्रण नहीं दिया जाता। आपको बता दूं, कुंभ में निमंत्रण नहीं दिया जाता है। कुंभ में अपने आप लोग आते हैं, आस्था से आते हैं। जो हम लोगों ने अपने धर्म के बारे में सीखा, समझा और पढ़ा है वो यही है कि ऐसे आयोजनों में लोग स्वयं आते हैं। जो वहां करोड़ों लोग आएंगे, क्या उनको निमंत्रण दिया जाता है? वो अपने आप आते हैं। तो समझ लो ये सरकार अलग तरह की है, अब आप हमसे बेहतर जानते हो। अखिलेश के बयान पर दिनेश शर्मा की ओर से क्या कुछ कहा गया है, अब वो सुन लेते हैं। खाना तो छोड़, पानी को छूने से डर रहे थे। अव्यवस्थाओं का अंबार था। और योगी जी के कार्यकाल का जो कुंभ है वो पूरी दुनिया को आज अट्रैक्ट भी कर रहा। योगी जी चाह रहे हैं सब लोग आए, सब धार्मिक बनाए, ये उनका कर्तव्य परायणता है। और उन्होंने नहीं बुलाया, ये उनकी कर्तव्यहीनता थी। उनको करना चाहिए था, नहीं किया। बीजेपी के बड़े नेता को आप सुन रहे थे। वार पलटवार का दौर जारी है, लेकिन सबके बीच आगे बढ़ते हुए बात उस प्लेन हादसे की जिसने 9 सेकंड में 170 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। साउथ कोरिया में लैंडिंग से ठीक पहले प्लेन के पहिए नहीं खुले। इसके बाद मजबूरी में पायलट को बिना पहियों के लैंडिंग करनी पड़ी। इसके बाद जो हुआ उसने पूरी दुनिया को डरा कर रख दिया। रनवे पर घसीटता हुआ एक प्लेन उतरा और 9 सेकंड के अंदर क्रैश हो गया। गौर से देखेंगे तो नजर आएगा कि ये प्लेन बिना पहिए के रनवे पर उतर गया था। इसके बाद इसका पिछला हिस्सा घसीटता रहा। प्लेन आगे बढ़ता रहा और देखते ही देखते ये प्लेन एयरपोर्ट की बाउंड्री से टकरा गया। बाउंड्री वॉल से टकराकर प्लेन के चीथड़े उड़ गए। जैसा धमाका हुआ उसे देखकर पहली नजर में ही लग गया था कि इस हादसे में किसी पैसेंजर या क्रू मेंबर का बचना चमत्कार जैसा होगा। प्लेन में कुल 181 लोग सवार थे। इसमें से 179 लोगों की जान चली गई। किस्मत से सिर्फ 2 क्रू मेंबर जिंदा बचे हैं। साउथ कोरियन मीडिया ने दावा किया कि सदी का ये बड़ा प्लेन हादसा किसी तकनीकी समस्या की वजह से नहीं, पायलट की लापरवाही से नहीं, खराब मौसम से भी नहीं, बल्कि एक पक्षी के टकराने की वजह से हुआ। कहा जा रहा है कि प्लेन जब हवा में था तब उसके लैंडिंग गियर के पास एक पक्षी टकरा गया। साउथ कोरिया की मीडिया ने बाकायदा वीडियो जारी करते हुए पक्षी टकराने के दावों की पुष्टि की। पक्षी के टकराने के बाद प्लेन की लैंडिंग गियर में खराबी आ गई। इसके बाद सिर्फ 9 सेकंड तक ही वो यात्रियों को सुरक्षित रख पाया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10वें सेकंड में हादसा हो गया। जेजू एयरलाइंस का ये विमान बैंकॉक से साउथ कोरिया आ रहा था। हादसे के बाद एयरलाइंस के सीईओ ने मरने वालों के परिवार से माफी मांगी है। घटना की डिटेल जांच शुरू हो गई है। साउथ कोरिया के अलावा दुनिया के अलग अलग कोनों में 2 और प्लेन हादसे हुए। बीते 3 दिनों के अंदर 4 बड़े प्लेन हादसे हुए हैं। 27 तारीख को कजाकिस्तान में एक यात्री विमान क्रैश हो गया। साउथ कोरिया की तस्वीर तो आपने देख ली। कनाडा में भी एक विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। प्लेन के इंजन में आग लगने के बाद लोग घबरा गए थे। हालांकि समय रहते उसकी सफल लैंडिंग करा ली गई। चौथी तस्वीर नॉर्वे की है। वहां भी आपात स्थिति में विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से खूबसूरत नज़ारे तो दिखने लगे, लेकिन साथ ही साथ बर्फबारी ने लोगों के लिए बड़ी मुश्किलें भी खड़ी कर दी हैं। भारी बर्फ गिरने से हिमाचल में 4 नेशनल हाईवे बंद हो गए, तो उत्तराखंड का भी यही हाल है। बर्फ अपने खूबसूरत नजारों के साथ मुसीबत भी लेकर आती है। हिमाचल प्रदेश चलिए, यहाँ बर्फ ने सब कुछ ढक दिया। इतनी बर्फ हो गई कि रास्ते बंद हो गए।
हिमाचल प्रदेश में बर्फ की वजह से 300 से ज्यादा सड़कें बंद पड़ी हैं। कुल्लू हो, लाहौल स्पीति हो या फिर किन्नौर, भारी बर्फबारी के चलते हिमाचल के तमाम हिल स्टेशन की तस्वीर एक जैसी है। कहीं जेसीबी तो कहीं स्नो ब्लोअर के सहारे बर्फ हटाई जा रही है। नया साल मुहाने पर खड़ा है, इसलिए लोग पहाड़ों की तरफ बढ़ रहे हैं। शिमला की तरफ जाने वाले रास्तों पर ट्रैफिक अभी से जमा होने लगा है। सड़कों पर भीड़ बढ़ चुकी है। शिमला से कुछ ही दूर कुफरी में बर्फबारी देखने को मिली। बड़ी संख्या में लोग घूमने पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड से बद्रीनाथ धाम की बर्फबारी भी देख लीजिए। चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़ और बीच में बद्रीनाथ धाम। धूप ने इस नजारे पर 4 चांद लगा दिए। अब जम्मू कश्मीर का रुख करते हैं। गुलमर्ग की बर्फबारी का नजारा देखिए। घर, रास्ते, गाड़ियां, पहाड़ सब कुछ बर्फ की चपेट में है। लोग बर्फबारी का मजा भी ले रहे हैं। तस्वीरें अनंतनाग की हैं। किसी ने बर्फ के गोले बनाए, किसी ने डांस के साथ बर्फ का वेलकम किया। हसीन नजारों के बीच भारी बर्फबारी ने कश्मीर की मुसीबतें भी बढ़ा दी हैं। श्रीनगर की तरफ जाने वाले अधिकतर रास्ते बर्फबारी के बाद बंद पड़े हैं। एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन भी प्रभावित रहा। डल झील का पानी पिघला तो घूमने आए लोग फिर से शिकारा पर सवार हो गए। सोपोर में बर्फ की वजह से कई व्हीकल फंस गए हैं। मदद के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस आगे आई। सोपोर इलाके में भारी बर्फबारी के बाद पुलिस अलर्ट मोड पर है। जम्मू कश्मीर के ही डोडा में भारी बर्फबारी के बाद का नजारा देखिए। बर्फ इतनी ज्यादा गिरी, एम्बुलेंस तक फंस गई। लोगों को अस्पताल पहुंचने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। पहाड़ों से दूर मैदानी इलाकों में भी ठंड का सितम शुरू हो चुका है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी और राजस्थान सभी जगह ठंड ने कपाना शुरू कर दिया है। आगे आने वाले वक्त में ठंड और बढ़ेगी, बर्फबारी और बढ़ेगी, इस तरह की जानकारी मौसम विभाग की ओर से दी जा रही है। इसी खबर के साथ जनहित में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।